ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 2014 ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਪਾਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੇ ਐਮਪਲੋਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਬਿਲकुल जी, हैप्पी न्यू ईयर, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी, जो हमें देख रहे हैं, जी, सुन रहे हैं। थैंक यू। तो राज जी, इस वर्ष में कौन सी योजनाएं रहेंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? बिल्कुल। फैमिली भी ग्रो कर रही है, यस, तो टीम भी बड़ी हो रही है। तो जैसे एज आई मेंशन्ड अर्लियर के न्यू दिल्ली ऑफिस जो है वो भी बिजी हो रहा है। करेक्ट। हम लोग वी आर वेरी होपफुल कि जो एजुकेशन सेक्टर है न्यूजीलैंड का, जैसे कुछ दिन पहले अभी इन्वेस्टर्स की बात हो रही थी, तो वो चीजें भी थोड़ी थोड़ी कवर करेंगे कि इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप बहुत बारीक नजर रखते हैं। यस यस। सो लेट्स टॉक ऑन दीज इश्यूज फर्स्ट, इंट्रोडक्शन के हिसाब से, फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात ठीक है बाद में करेंगे। हाँ। जी, तो जैसे कि आपने बताया परमिंदर जी, तो हमारा इंडिया के साथ सिडनी में भी ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया। Oh, very good. Yeah, because me and Ashima both are registered lawyer in Australia as well. NSW, और मेरे पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट NSW का। well तो वहाँ पे भी मार्टिन प्लेस पे है हमारे सीनियर एसोसिएट जॉन सिटी में, सिडनी सिटी में। हाँ जी, मार्टिन प्लेस में। That's right. Yeah, where the waterfall is there. Yes. So next to that we are there. Very good. हमारे जो सीनियर एसोसिएट है जॉन किम, he's a senior immigration specialist. Okay. He's working there for us. He's a well South done. Korean. How about the notary public? तो आशिमा जी को नोटरी पब्लिक जो है वो भी अल्टीमेटली किसी दिन वहां पे वो प्रैक्टिस कर सकती हैं एज ए नोटरी पब्लिक भी? Oh yes, that's right. But she need to get transfer there with the Notary Society of Australia. Get a ACS, because Trans-Tasman जो अपना agreement है, accordingly, we need to do some kind of requirements. Yes. Once we fulfill that, and then they will register us as a notary there as well. अभी मैं और आशिमा वहाँ पे बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर, और मेरे स्टाफ है डेविड मून, 3 are registered there. अच्छा, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा। बहुत इंडिया में जैसे होता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो वहां पे हम रजिस्टर्ड, एंड जो हमारे दिल्ली के ऑफिस के 2 लॉयर हैं, एक सुनीता सुमन, माय सिस्टर, शी इज एडवोकेट। जी, अभिनव भास्कर उसका बेटा, तो ही इज आल्सो एडवोकेट इन दिल्ली। तो वो लोग मतलब कि जो वकीलों की टीम हमारी जो काम करती है, तो इसलिए हम जो लीगल एडवाइस है, एक्ट है, लॉ है, पॉलिसी, उसके ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं, रादर देन टॉकिंग ऑन फैक्ट्स कि भी आपकी कहानी है, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे नहीं। लॉ के हिसाब से जो मीट करता है, एंड देन वी विल टॉक टू यू अबाउट योर फैक्ट्स कि हाउ वी कैन मीट विद द पॉलिसी और लॉ। वंडरफुल। इंग्लिश में एक टर्म होती है स्लाइट एज। इन लोगों के पास एक स्लाइट एज ये है कि दे वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर मल्टीलिंगुअल। जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, इस कंट्री में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बात जो असल की है उसको वहीं पे बना के उसी रूप में पेश करना, ये भी एक वकील का जो एथिकल जो करेक्ट फर्ज है, वो आप पूरा पेश करते हैं। जैसे आपने बताया मल्टीलिंगुअल, जैसे मैंने कहा साउथ कोरियन स्टाफ हमारे पास, फिलिपिनो है, Brilliant. फिजी इंडियन है, श्रीलंकन है। So we got and पहले हमारे पास सामोअन, टोंगन दोनों थे, तो अभी स्टिल वी आर लुकिंग, अगर सामोअन, टोंगन अभी हमें और कोई नई एक्सपर्ट लॉयर मिलते हैं किसी भी फील्ड में, वेदर इट्स अ प्रॉपर्टी, वेदर इट्स अ क्रिमिनल, बिजनेस, immigration, employment or family, so we are always looking for great expert lawyers to join our team and grow with us. जी, थोड़ा सा टच कीजिए एजुकेशन सेक्टर पे। आप होपफुल हैं इस साल कुछ? Yes, student visas from overseas, yeah, that's right, it should go up. जैसे कि पिछले साल देखा था हमने कि lots of student visa from India were declining. Yes, around 40% rate हो गया था decline का, and that was the reason. One thing I would say, the quality of applications as well. और दूसरा है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था, स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ दैट फाइनेंशियल्स। आपने देखा है कि वो भी 6 महीने पुराने फंड हों, 6 महीने पुराने फंड के साथ भी सोर्स भी चाहिए कि जो एफडी आपकी 1 साल पुरानी है, इवन आपकी 10 लाख 20 लाख की है, लेकिन उसका भी सोर्स कहाँ था, कैसे आया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न, और कुछ आई वुड से अनरीजनेबल डिक्लाइन भी थे, जैसे कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके पास लोन है, बट
लोन को जैसे कंसर्न कई बार आया हुआ है या डिक्लाइन में आया हुआ है कि जी भी रीपेमेंट प्लान नहीं है आपका, हाउ यू विल रीपे दिस लोन। सो आई वुड ओके से इट्स नॉट लाइक रीजनेबल, दिस इज नॉट। ये एक जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसका जो कार्य क्षेत्र है या जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी उसके बाहर है। ये ड्यू जी डिलिजेंस बैंक का है। अगर जी बैंक ने आपको 20 या 30 लाख लोन दिया एजुकेशन के लिए, हम्म सो दे कांट से कि भी ये अप्रूवल आपने कैसे वापस कैसे करोगे, तो बैंक का ड्यू डिलिजेंस है। जो यस उनकी इनकम है, जो सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है, एसेट एंड चैटल है, जी उनके बेस पे दिया, उनकी सिचुएशन फैमिली की, बिल्कुल सही सो दैट इज। बिल्कुल तो कई बार अनरीजनेबल भी हो जाता है, जैसे मैंने कहा प्रोसेस के अंदर। जी जैसे एक बात होती है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हाँ तो कई बार बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो भी इस चक्कर में कि भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, लेट्स प्रोसेस देम वेरी माइन्यूटली, एकदम Yeah. एक एक चीज इनकी चेक करो। अच्छा राज भाई ये भी वर्क लाइक बताइए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, हाँ इनके रीजन ढूंढो यस कि कैसे डिक्लाइन करना है। अच्छा सो इट ये शुड नॉट बी दैट। एग्जैक्टली जो मैं हम हमेशा एग्जैक्टली बात करते हैं, और इमिग्रेशन मैनेजर भी हमें कहते हैं हाँ दैट वी डोंट वांट टू डिक्लाइन एप्लीकेशंस, हाँ, we want to approve or look at our approval rates, last 2 3 months, 3 months this year, ओके how good it is happening, वो यस क्वालिटी की बात होती है कि हम्म क्वालिटी एप्लीकेशन दो, रेडी फॉर अप्रूवल दो। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस वाली बात हो, अच्छे कोर्सेज हो। अब कोर्सेज भी वही है पहले की तरह, डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं अगेन उनके अंदर हार्ड है। इफ यू आर कमिंग फॉर बैचलर डिग्री, पोस्ट मास्टर ग्रेजुएशन डिग्री, लेवल 8 ग्रीन लिस्ट कोर्सेज, वेदर टीचिंग है, oh नर्सिंग yes है, yes देन इट्स फाइन। और I think it's good for the both parties. बहुत This is पार्टी, a win-win situation if you get the pathway to residency क्योंकि at the end जब of the भी day. हाई लेवल पे बात होती है वो हमेशा कहते हैं वी नीड स्किल्ड पीपल। Of course. करेक्ट, अनस्किल्ड हमें नहीं चाहिए। चाहे इसमें आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा का ले लो, कि कितने सारे अनस्किल्ड लोग आए हैं यहाँ पे, लो स्किल वाले लेवल 4 5 के। They might have enough people who can perform as essential worker in the country already. करेक्ट, ये भी अभी तो अभी डेमोग्राफिकली वर्कर देखना पड़ेगा ना ऑलरेडी, या जी एंड वो एक सेपरेट हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, एक्रेडिटेड हाँ एम्प्लॉय वर्क वीजा। यस लेकिन जैसे कि स्किल के लिए है, जैसे कल भी हमारा एक बैचलर डिग्री का अप्रूव है फ्रॉम इंडिया, oh good द क्लाइंट इज कमिंग, एंड एक hmm. मास्टर डिग्री के लिए। well तो मैं done कह रहा हूँ जो इस तरह की अप्रूवल है, अच्छे जो स्किल में आना चाह रहे हैं, इट्स वेरी वेरी राज इंपॉर्टेंट। भाई मैंने वैसे भी देखा है चाहे कोई यूनिटेक में आ रहा है एमआईटी में आ रहा है जस्ट गिव मी यू एग्जांपल उनका रास्ता बड़ा आसान रहा क्योंकि उन्होंने पहले से वो पाथवे चुन लिया जिसमें कंट्री को इस टाइप का बंदा चाहिए करेक्ट, वेदर दे आर कमिंग लेवल 6 जिसमें टेक्नीशियन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, यस या वो कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, बिल्कुल या वो किसी कंस्ट्रक्शन के जो सर्वेयर्स होते हैं या साइट बिल्कुल मैनेजर्स हैं, उस तरह बिल्कुल के ग्रीन लिस्ट स्ट्रक्चरल कोर्सेज में इंजीनियरिंग आ रहे हैं। यस यस, और लेवल 7 के जो कोर्स आते हैं उनके ग्रेजुएट, तो वो सारे जो आप ट्रेड में करते हो आगे इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा, सो दैट्स दैट राइट हेल्प्स यू इन करियर एज वेल, जॉब लेने के लिए भी उसमें काफी फायदा होता है। तो नो बहुत डाउट अच्छे कोर्सेज हैं, जी जिसके लिए जैसे हमने कहा हमारी इंडिया टीम भी काम करती है लोकल यहाँ पे भी, यस क्योंकि कितने सारे अगेन वो फंड्स की जो मैं बात करता हूँ, जो न्यूजीलैंड सिटीजन एंड रेजिडेंट्स, जी उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो न्यूजीलैंड में, उनके फंड्स न्यूजीलैंड में, सोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट और सोर्स में सिर्फ 3 महीने की रिक्वायरमेंट है न्यूजीलैंड के लिए। हाँ इंडिया के लिए 6 मंथ्स है विद द सोर्स। ओके और यहाँ के आपके पैसे तो सोर्स हैं, जो आपका सेविंग अकाउंट है, या आपका इवन क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास अपनी सेविंग्स है, या यस ओवरड्राफ्ट है बैंक का, तो यस ये फीस पे करना वगैरह, आपका जो ट्यूशन फी है वो आप आराम से कर सकते हो, और यहाँ से दिखा सकते हो अपना कोई भी। इट्स नॉट के अगेन इंडिया का डिफरेंस, अगेन स्पॉन्सरशिप में जो सपोर्ट कर सकते हैं आपके वीजा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग, वो आपके सिर्फ मदर फादर ब्रदर सिस्टर या इन लॉज वाले कर सकते हैं। ओके जैसे आपने कहा मामा चाचा हाँ ताऊ, हाँ या कोई और रिलेटिव या फ्रेंड, वो नहीं कर वो सकते, या नहीं इवन ग्रैंड डैड भी नहीं कर इमीडिएट फैमिली सकते, मेंबर्स दादा नाना भी नहीं कर सकते। अच्छा हाउएवर इन न्यूजीलैंड अगेन, आप रेजिडेंट हो या सिटीजन हो, आप किसी को, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ओके किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, आपका रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। तो गुड टू काफी ओपन है ये। तो अगेन बार केस बाय केस बेसिस पे है। जैसे होता कई बार कि हमने पूरी फैमिली ने जाना है, इवन बैचलर डिग्री का मैं बताऊं, कई बार अगेन आइल्स की दिक्कत होती है, यस 6.5 एकेडमिक नहीं आ रहे, या जैसे टीचिंग का होता है, या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑक्यूपेशन डिफरेंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के भी लेवल 7 नहीं आ रहा हमारा ईच, जी जी या जी 65 पीटी, लेकिन उन्होंने 6.0 ले लिया है, नॉट लेस देन 5.5, तो उनके पास भी हमारे ग्रीन लिस्ट का कोर्स है। वेरी गुड उसमें पूरी फैमिली आ सकती है, हस्बैंड या वाइफ, उसने मेन एप्लीकेंट होना है, पार्टनर को फुल टाइम वर्क वीजा मिलेगा, और बच्चों को पोस्ट स्टडी ओपन, नॉट डोमेस्टिक स्टूडेंट जो वीजा है वो ओपन मिलेगा। पूरा तो 3 साल उनकी स्टडी, 3 साल का पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा,
6 साल उनके सॉर्टेड है जस्ट फॉर अ बैचलर फी, जो कि 23 से 24,000 पर एनम है। वो बहुत अच्छा है ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कमिंग ऑन एक्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीजा पे। दैट्स राइट, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वर्ष रहेगा उनके लिए कुछ और अच्छी न्यूज लेके आएगा। और बात करें एम्प्लॉयमेंट की, delivering sound legal instruction when dealing with workplace disputes, drafting employment agreements. This is very initial stage, and then advising on employment agreements. ये नहीं कि आपको एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट दिया और उसी वक्त आपने साइन किए और दे दिया और बाद में तीसरे दिन सोचा कि यार ये मेरी छुट्टी का चक्कर पड़ गया, इसमें मैंने पढ़ा ही नहीं। करेक्ट, खुद भी पढ़ना है, राज प्रदीप को भी पढ़ाना है, एडवाइस जरूर लेनी है, पूछना यार इसमें है क्या और जो क्वेश्चन है। करेक्ट, क्योंकि देखो बेस जो आपने पूछा जैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, यस, दोनों का जो बेस डॉक्यूमेंट है, जैसे कभी हमारी आपसी बातचीत, आपने क्या बात की, देखो जी इन्होंने ये बोला, वैसे वो रिश्ता सलामत रहना चाहिए, नहीं तो वो एनवायरनमेंट नहीं बनेगा काम का। ऑफ कोर्स, तो वही है, तो उसका वो रिटन डॉक्यूमेंट है, यस, कि राइटिंग में कर लो, जो एज पर न्यूजीलैंड एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, जो सारी कंडीशन मीट करता है। ऐसा नहीं कि जी एम्प्लॉयर ने कि मैंने इसको ये बोला था आपने ये काम करने हैं, आपके ये आवर्स होंगे, आपका ये पे रेट है, छुट्टियां आपको इस बेस पे मिलेगी, इतने दिन में मिलेगी, या मेरी डिफरेंट लोकेशन है, यू नो, या कई बार होता है ऑब्वियसली मैं सिडनी में काम कर रहा हूं, मैं हैमिल्टन में काम कर रहा हूं, बट आई एम स्टिल योर एम्प्लॉई। करेक्ट, एंड आई कांट कीप एन आई एंड आई डोंट हैव टू, करेक्ट, डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, यस, डिफरेंट। हाँ, और कई बार जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, कई बार उसमें ड्राइविंग इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो जो आपका है, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, बाकी टर्म्स कंडीशन प्रॉपर होती हैं। तो मेरा ये एडवाइस होगी सबको कि भी आप लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एडवोकेट के थ्रू, या और जो कोई प्रोफेशनल है जो एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड जिनको पता है, या MBI का ऑनलाइन टेम्पलेट भी है करंट, तो वो वाला आप यूज करो, उसके बेस पे आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दोनों अपनी सहमति से बनाओ, ताकि वो बेस डॉक्यूमेंट है। जब भी, मैं ये नहीं कहता कि 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद कोई भी हो सकता है आफ्टर 3 years वर्किंग नाइसली, देन यू गॉट सम काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट, ताकि वो हमेशा आपका रहे, चाहे आपका 2 साल। और कई बार ऐसे भी होता है परमिंदर जी, एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जा चुका होता है, बिल्कुल सही, उसके बाद में डिस्प्यूट आता है, हाँ कि यार डाटाबेस या कुछ और कुछ भी समथिंग एल्स के आपने मेरे को उस टाइम ये पे रेट था, ये पे नहीं दिया आपने, या मैंने ओवर टाइम किया था आपने, वो इज देयर अ टाइम लिमिट एक्चुअली टू रेज दैट कंसर्न कि हाँ भाई? नॉट रियली। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी का ऑनलाइन कुछ भी अप्लाई किया, यस दैट्स राइट, तो बाद में फिर वैसे जो भी कुछ होता है विदिन 90 days होता है, 3 months में, ओके, बट लोग आफ्टर 1 year 2 year भी करते हैं, और उसके लिए भी आपको जो परमिशन लेनी पड़ती है, लीव लेनी पड़ती है, तो लीव भी मिल जाती है कि आउट ऑफ टाइम लीव है सर, दैट्स फाइन, तो कोर्ट अलाउ कर देती है, लेकिन जो लीगली टाइम है वो 90 days का है। आप बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, पर्टिकुलरली मैं साउथ एशियन जो कम्युनिटी है, हाँ जी, उसका जो एस्पेक्ट है वो देखता हूँ, तो उसमें अभी तक का तजुर्बा कैसे रहा? जैसे एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार को मदद के तौर पे बुलाया, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया कि हम तो भाई हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में इशू जो है वो काफी ज्यादा बिखर गया, हालांकि हमारा इंडिया का सोशल सेटअप और वो सारी चीजें भी उसमें लपेट में आ जाती है। बिल्कुल, तो कैसा सो फार तजर्बा रहा और इससे बचा कैसे जा सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट। करेक्ट, देखो सोशल में तो पहली चीज तो यही होती है, जैसे आपने कहा किसी रिलेटिव को, अपने मामा चाचा के बेटे को, या इवन कजन को, या सगे भाई बहन भी हैं हेल्प इसके अंदर, हाँ, कि भी आपकी अगेन वही जो बात है, वर्बल एग्रीमेंट समथिंग एल्स है, और कई बार मेरा एक्सपीरियंस अभी यही है रिसेंटली, उसमें तो ये है जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट तक नहीं है, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ साइन किया, वो सबमिट हो गया, या तो एम्प्लॉयर के पास, और कई बार एम्प्लॉयर कहता है बोथ वेज में, हम किसी को नहीं कह रहे कि भी इसकी या उसकी, कई बार एम्प्लॉयर भी कहता है कि भाई ये तो जो एम्प्लॉय है इसी का एडवाइजर था, इसी का लॉयर था, मेरे पास आया, मैंने साइन करके दे दिया, उल्टा मेरे पास कॉपी नहीं है, कि मेरे पास तो उसकी वो है ही। तो इस बोट में दोनों सवार हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी, तो ऐसा नहीं है कि हम एक साइड में कोई भी सोचे सिचुएशन में, जैसे आपने कहा ये जो एस्पेक्ट जो सोशल वे में है, तो इसमें इस तरह से ही बात होता है कि ठीक है, तू अपने एम्प्लॉयर से कर ले भाई, मेरे पास तो बिजनेस है, और कर देते हैं तुम्हारा वीजा, आ जाओ। बहुत से केसेस में ऐसा है। तो नेचुरल है, वो जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जब इमिग्रेशन में जाता है, तो वो सारी न्यूजीलैंड की एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन प्लस इमिग्रेशन लॉ सब मीट कर रहा होता है, उसके बेस पे उनको वीजा मिल जाता है। जी, वो सिंगल या फैमिली के साथ ही आ जाते हैं।
अच्छा, इसमें भी स्टेजेस हैं जब मामला गड़बड़ होता है, मीडिएशन रहती है, नेगोशिएशन दैट्स द प्रोसेस लेटर, उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो बाद में एक मामला आपने लिखा हुआ है लास्ट में, अपीयरेंस इन द कोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी। ऑब्वियसली नेगोशिएशन तो मीडिएशन से जब बात ऊपर निकल गई तो फिर कोर्ट तक भी बात जाती है। तो आपकी जो हेल्प है एक वकील होने के नाते वो कहाँ और कितनी रहती है? परमिंदर जी, मैं स्टेप्स में बताता हूँ। जैसे बताया, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वो प्रॉपर हम बनाएं लीगली, ठीक है। अब चाहे किसी का पहले बना हुआ है, अलग बात है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशन के लिए फ्रॉम टुडे अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं या किसी को हायर कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस पहली वो है कि प्रॉपर ये MBI की जो उस पे टेम्पलेट है एम्प्लॉयमेंट लॉ का, आप वो यूज करें। Then once you are doing that, it's straightforward कि चलो at least on terms and condition you are fine, आप कोई लॉ ब्रीच नहीं कर रहे। जैसे उसे छुट्टियां पूरी हैं, उसका जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में पे रेट है वो प्रॉपर है, आवर्स उसके प्रॉपर है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी प्रॉपर है, उसके एनुअल हॉलिडे आपने किए हुए हैं, जो बाकी हॉलिडे हैं वो हैं, और अगर कोई दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, जैसे mutual के with notice and all that, so you can raise that grievances with your employer, everything is there। उसके अंदर भी होता है भी एम्प्लॉयर से जब आप मीटिंग करोगे, डिसिप्लिनरी एक्शन कर रहे हो, सीरियस मिसकंडक्ट है या मिसकंडक्ट है या किसी स्टाफ ने कंप्लेंट किया, तो उसका प्रोसेस अपने सपोर्ट पर्सन के साथ आओ एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। वो नहीं होता तो आपको पता, कई लोग यूनियन के मेंबर्स होते हैं, दे ब्रिंग यूनियन मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड देन नेगोशिएट करते हैं कि वेदर यू वांट टू कैरी ऑन द employment or you want to resign, or इसमें in terms of disciplinary action में termination की तरफ जा रहे हो या suspend आपके कर रहे हो till that time it is going। so start, जैसे कोर्ट के स्टार्ट होने से पहले there are so many steps, so ये तो सिर्फ किसी और के साथ, तो ये स्ट्रेस लीव एंड एम्प्लॉयर उसके सपोर्ट पर्सन या यूनियन के साथ पहले होता है। फिर होता है, अगर जैसे हम एज ए लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों के लिए हम काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर आता है कि यार एक मेरा एम्प्लॉय है, डजंट लुक लाइक ही इज लिसनिंग टू अस, या एडमेंट, या रेगुलरली ही इज मेकिंग मिस्टेक और शी इज मेकिंग मिस्टेक, तो मेरे को उसको टर्मिनेट करना है। तो उसकी वही है, फर्स्ट वर्बल वार्निंग, सेकंड वर्बल वार्निंग, फर्स्ट रिटन वार्निंग, सेकंड रिटन वार्निंग, उसके बाद देन यू कैन टर्मिनेट देम। सो वी नीड टू शो, या कोई सीरियस मिसकंडक्ट है, स्ट्रेट अवे यू कैन, जैसे मान लो कोई थेफ्ट हो रहा है जी, कोई इंडिसेंट असॉल्ट, धीरे या समथिंग, देन ऑन दैट उसके ऊपर तो फिर केस भी बनते हैं पुलिस के, कई बार होता है, आपने देखा ही है। रिसेंटली इट वाज इन द कोर्ट एज वेल कि भाई किसी ने 30,000 लिया, किसी ने 40,000 फेक इनवॉइस बना के, आई थिंक बनिंग्स का रिसेंट केस था, क्रिमिनल केस भी प्लस रिप्रेशन भी, आपने मतलब वो पैसा वापस एम्प्लॉयर को भी देना है एंड आपकी जॉब भी जाती है। तो ये सीरियस मिसकंडक्ट है। तो जब लेकिन एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं, एम्प्लॉयर ने जो ये प्रोसेस स्टार्ट किया है ये ठीक नहीं है, अनजस्टिफाइड वे में मेरे को फायर किया, टर्मिनेट किया, बिल्कुल सही, तो फिर वो ERA में जाते हैं। मैं ना टेनेसी ट्रिब्यूनल की कुछ लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो देख रहा था। आप शुरू से ये बातें होती रही हैं, मालिक मकान सोचता है कि यार कानून जो है किराएदार के हक में है, करेक्ट, किराएदार सोचता है नहीं यार न्यूजीलैंड का जो लॉ है ना वो मालिक मकान की ज्यादा सुनता है। करेक्ट, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में होता है, जो विक्टिम और ऑफेंडर्स का मामला होता है, मेल या फीमेल दोनों। तो अभी इसमें आपको क्या लगता है, सो फार जो जितना काम न्यूजीलैंड के लॉ के हिसाब से जहां हम आज खड़े हैं, क्या हमारी नीड्स के हिसाब से, माइग्रेंट कम्युनिटीज के हिसाब से, उनके सोशल और बाकी एस्पेक्ट्स के हिसाब से, आज न्यूजीलैंड का लॉ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए, आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉ दोनों तरफ से वो फेयर है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस आप देखो तो वो थोड़ा सा एम्प्लॉय के फेवर में है। इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, तो समवन टोल्ड मी द सेम स्टोरी कि यार एम्प्लॉयर तो बेचारा देखता ही रह जाता है कि यार हुआ क्या मेरे साथ, राइट, सेम, और पहले हेजिटेट करता है कि यार कैसे एड्रेस करूं, कैसे बात को शुरू करूं, आइस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए टू गेट द जॉब डन, है ना? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी के अगर आप क्लेम्स देखो या एप्लीकेशंस, मोस्टली स्टाफ की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से जाती है। यस एंड वहां पे जैसे को पता है, जब दो बंदों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्या आप अपना काम ढंग से नहीं कर, obviously जो भी, and sometimes you feel really disappointed, even if you are sitting there as a panel member। करेक्ट, मुझे मौका मिला, ये बात नहीं है कि मैं कि भी 8 घंटे रोज या वीक में 40 घंटे काम तो कर रहा हूँ,
बट परफॉर्मेंस की बात होती है ना, फिर ट्रेनिंग की बात आती है कि भाई अगेन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसके लिए उसको आप ट्रेन करो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और क्वालिफिकेशन क्लाइंट के पास पूरी है, दे आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली तो आपका है। लेकिन आपको पता है कि कई बार जैसे मैं सेल्स की जॉब की बात करूं, बिल्कुल सही, सिंपल वे, आई थिंक अच्छा एग्जांपल होता है। तो एक या एक वेटर, रिटेल इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत लोग हैं, करेक्ट, आज भी देखा सेल्स की बात करो सेम, चाहे वो डेयरी शॉप पे है, चाहे वो लिकर स्टोर पे है, चाहे कहीं पे, अगर आपका सेल वाला जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर इंटरेक्टिव है, कस्टमर से बात करता है, उनको वेलकम करता है, उनके बारे में पूछता है, बात करता है, एंड प्रोडक्ट भी उनको न्यू बताता है, या प्रोडक्ट नॉलेज उसको है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, बिल्कुल सही, तो नेचुरल वो आपके बिजनेस के लिए ज्यादा सेल करता है। एंड थोड़ा जो पैसिव है, कस्टमर आ गया जैसे लिकर स्टोर, ओ यार जिसने लेना है लेनी है, जिसने नहीं लेनी है लेनी तो आई है, यू नो, जो दुकान में आ गया वो लेने ही आया। आपने सही बोला, ये है ना, मैंने नोटिस किया है। या तो देयर इज काइंड ऑफ पैसिव लिटिल बट कि हाँ आगे ये सर पैसे पे करो, चलो आगे जाओ, आगे जाओ, एंड देन यू नो, सो इज काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो हर एक का ये कि जो स्टाफ है, जो आपने एम्प्लॉय रखा है, अगर वो बिजनेस में ऐड वैल्यू करता है, करेक्ट, हाउ ही इज प्रमोटिंग योर ब्रांड, how is promoting your business, how is promoting you as a owner, how he's feeling this is my shop, interesting, today I'm in shop, so I own the shop, हम लोग ये कर रहे हैं, this is my shop, yeah, I own it because it's my space, I'm here, I'm in charge, so he's delivering in that way, then he's fine. और आपको पता ही है, जैसे आप गए तो वो बंदा ही पूछा, हेलो एक्सक्यूज मी डियर, ये क्या है, वो क्या, एनी से, हाँ जी ये चेक कर लो, वो है जी वहां लगा हुआ, वहीं से, इंस्टेड ऑफ मूविंग, एग्जैक्टली, सो यू कैन फील के अच्छा सपोर्ट नहीं, बट दैट्स फाइन, व्हाटएवर आई नीड आई जस्ट टू गेट, दैट्स राइट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल, इन सभी चीजों में कानून की सही व्याख्या होनी बहुत लाजमी है, करेक्ट, एंड जैसे मैंने कहा और आपको भी पता है कि कानून तो सबके लिए बराबर है, एग्जैक्टली, करेक्ट, हाँ, कई लोग उसको अपने एडवांटेज में, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट वे से यूज करते हैं, चाहे इसमें एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, और दोनों ही अपने हिसाब से जो राइट पेपर वर्क किया होता है, द पर्सन इज ऑलवेज इन अ बेटर पोजीशन, उसकी हमेशा अच्छी है जिसका पेपर वर्क अच्छा, इसलिए पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, हाँ। और उसके बाद तो आपको पता मीडिएशन है, लेन देन है, नेगोशिएशन है, जब उसने वो फाइल कर दिया, आपको पता हमने करना है, तो एक फाइल करने से पहले भी होता है विदाउट प्रेजुडिस बेस पे, कि भी विदाउट प्रेजुडिस है हमारा कोई, हम जो आपस में बात कर रहे हैं कि वो हम दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल है, स्टिल वी वांट टू सेटल, आपने अच्छा कि ये बात बोल दी, बाहर नहीं ले, मैंने अपने कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैंने ये चीज नोटिस की है, साउथ एशियन कम्युनिटी में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको बार बार आपको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि दिस हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल, तो यू गाइस आर वेरी प्रोफेशनल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब आप आए हैं तो आपका आने का एक नजायज फायदा जरूर लूंगा। अमनदीप सिंह पूछ रहे हैं, हेलो भाजी, सत श्री अकाल जी, पेंटर बारे पूछना सी, एक्रीडेटेड वीजा ते हाँ 32 पर आवर सैलरी है, 3 साल का वीजा है, बैचलर डिग्री है, precisely no, it's good, no, I got it everything, yes, सब समझ में आ गया, बट इसका आंसर अभी दूं या बाद में? if you like, अच्छा, अभी ये ठीक है, जैसे पेंटर पे स्किल पोजीशन, स्किल लेवल 3 है, ये पीआर की पोजीशन है, if it is a painter in construction or spray painter, you know, automotive industry, दोनों, इसकी सबसे बड़ी इनका जो एडवांटेज है वो है कि इनके पास बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री के अलग, तो स्किल्ड माइग्रेशन में वीजा भी 3 साल का है, 30 घंटे के ऊपर काम करते हैं, तो इनका ये है कि एक तो 5 साल का वीजा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड ये है कि जब इनका 3 साल का प्रॉपर जो ये मिडल वेज पे काम कर रहे हैं, मिडल वेज से ज्यादा ही है, उस पे काम कर रहे हैं, तो उनका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जब कंप्लीट होगा, then he can apply residence visa based because he got a bachelor degree, तो NZQL level 7 उसका आना चाहिए, 3 पॉइंट उसके, 3 पॉइंट ये काम करेंगे, ऐसे ही काम करते रहे, और अगर इनका accredited एम्प्लॉयर है, ये कई बार यही देखो इनमें होता है कि जब वीजे लगवाए सबके एक ही बार में 5 साल के, ऐसा ना हो कि तब तक उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि पहला एक्रेडिटेशन 1 साल का होता है, उसके बाद बहुत से इंडियन एम्प्लॉयर हैं, so the employer needs to be accredited all the time, holding the valid accreditation even at that time, throughout, नहीं even experience भी count नहीं, even after, हाँ, एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, नहीं तो 3 साल का प्रॉपर या 5 साल का वीजा नहीं होगा। सपोज अमनदीप का केस लग गया पीआर का, तो इसका एक्रेडिटेशन जब वीजा अप्लाई किया तब तो एक्रेडिट तभी अप्रूव हुआ था, उसके बाद इनको रिन्यू होना चाहिए, तो इसके बाद 2 साल का रिन्यू होता, तो इनका फिर 3 साल का होगा, जब पीआर अप्लाई करेंगे तब भी एक्रेडिटेशन, इट हैज टू बी विद अ प्रॉपर,
तो तभी तो अगेन वो केस बाय केस अगेन, जैसे आपने कहा ये तो चलो हमारा रेडियो का क्वेश्चन था, बट ही नीड टू मेक अपॉइंटमेंट विद मी सो आई कैन चेक हिज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वीजा कॉपी, पासपोर्ट, बैचलर क्वालिफिकेशन उसका भी फिर देखना है वो एग्जेम्प्ट में है या नहीं है, एनजेडक्यू क्वालिफिकेशन असेसमेंट हमें करानी पड़ेगी, देन ही नीड्स आइल्स, मेडिकल, पीसीसी, बैकग्राउंड, लाइक वी नीड टू चेक वेदर ही इज मैरिड और सिंगल विद किड्स, यू नो, सो इट्स अ होल थिंग, उनका फ्यूचर क्या होगा, या करेक्ट बट ही इज इन अ good space because of his bachelor degree, so at least इनका 5 साल का वीजा and later he can qualify for residence visa as a painter as well. very good. अच्छा, थोड़ी व्याख्या जो है वो पॉलिटिक्स की भी की जाए, छोटी सी। हाँ जी, जाते हुए अभी जो पॉलिसीज के हिसाब से नेशनल और उनका जो कोalition था जो सत्ता में आया, बिल्कुल आप उनके जो प्रॉमिस थे वो कहाँ तक मानते हैं पूरे हुए और कहाँ तक होने चाहिए तो थे? पूरे नहीं हुए। अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें, उन्होंने बोला था हम 5 साल का पेरेंट्स कैटेगरी होगी, वही मेन सबसे ज्यादा जो, हाँ, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे अभी वीकेंड में आपने बोला इन्वेस्टमेंट वीजा 5 मिलियन का कर दिया, बट दैट्स नॉट फॉर इंडियन, वो तो बेचारे कैटेगरी और है, वो हमारी कैटेगरी है ही नहीं 5 मिलियन वाली, तो वो तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशियन, लाइक चाइना, यूरोप, मे बी दुबई वाले शेख, हाँ दुबई, इफ दे वांट टू कम, बिल्कुल तो 5 मिलियन वाला तो उनका है सारा। इसीलिए इन्होंने कहा नो इंग्लिश मींस यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई एशियन कौन है, जापानीज हैं, साउथ कोरियन है, वियतनामीज हैं या चाइना वाले, बिल्कुल कंट्री की इकोनॉमी इंग्लिश नहीं चाहिए, और आपको सिर्फ 21 डेज यहाँ रहना भी नहीं है। एंड वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया है तो साथ में प्लीज हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करो। हाँ, गोल्ड वीजा उसको दे दिया, कैसे गोल्ड, यू नो, मिडल ईस्ट की तरह दुबई में जैसे गोल्ड वीजा है, तो वैसे ही। तो 5 मिलियन इंडिया के हिसाब से आप देखो अराउंड 25 करोड़ है। That's right. 25 करोड़ नंबर 1 का विद इनकम टैक्स रिटर्न, करेक्ट। और वैसे दिखा रहे हो आप, अपना दिखा सकते हो स्टिल, बट आपका वहां का लॉ के 20% आपको उनको भी पे करेगा। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, इट्स स्टिल अ गुड ऑप्शन। मैं कहूंगा अपनी कम्युनिटी के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जितने भी लोग कहीं से भी जो क्वालिफाई करते हैं, वेदर दे आर इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, बिल्कुल मैं तो सबको प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सारे लॉयर्स हैं। एग्जैक्टली। आओ यहाँ पे, बिल्कुल एक बहुत अच्छी कंट्री है रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसमें भी इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी है, यू नो, व्हिच इज वेरी गुड। एंड जो ये फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे कैन अलाउ इन दिस, सो दिस इज गुड। बट जो आप कह रहे हो कि जो किया जो नहीं किया, वो मेन तो हमारी कम्युनिटी के लिए पेरेंट्स वीजा था, यू नो। तो पेरेंट्स वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपने बोल के इलेक्शन जीत के आप आए हो, उसके बाद आप कह रहे हो नहीं वी कांट डू इट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंडियन पॉलिटिशियंस की तरह जैसे ही इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आएगा तो तब? मैं स्टिल एज ए इंडियन इसको कमेंट को एज ए इंडियन पॉलिटिशियन नहीं लूंगा। इवन दे आर गुड, जो आते हैं वो लोग करते हैं जितना कर पाते हैं, बट ये तो टोटली लाई है मेरे हिसाब से। पहले आप कहो हम करेंगे, बट जीतने के बाद कहो ओ नो दिस इज नॉट दिस ईयर, ओके नेक्स्ट ईयर, बट दिस ईयर बिकॉज़ दिस सेकंड ईयर ना, दिस ईयर दे सेड नो वी आर नॉट ब्रिंगिंग, ऑब्वियसली whatever the reason, मई जून तक शायद बात होगी उसके ऊपर। नहीं, उन्होंने कहा नेक्स्ट टर्म में ही लेके आएंगे। दैट वाज एरिका's आई थिंक लास्ट ईयर, आई डोंट नो, सितंबर अक्टूबर, दैट वाज द कमेंट कि वी विल ब्रिंग इन नेक्स्ट टर्म। इट मींस वो कह रहे हैं नहीं अभी जो हम कर रहे हैं अभी हमें दोबारा जिताना, देन लेके आना। तो आई थिंक इंडियन कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक्रेडिटेशन वाला मेस जो था उसने हमें डिस्टर्ब कर दिया। देखो, ये तो जो भी कोई गवर्नमेंट हो, मैं ये एक्रेडिटेशन अब हम जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन, उससे पहले तो आपको ही पता है कि पूरे एम्प्लॉयर यहाँ तो बॉर्डर बंद था 2-3 साल, तो यहाँ तो स्टाफ था ही काम करने के लिए, या काम करने के लिए स्टाफ था ही नहीं। ऑल द एम्प्लॉयर्स वर क्राइंग कि वी नीड अ स्टाफ। वो अलग बात है, जैसे हमने बात की कि स्किल्ड वाले हम लेके नहीं आ पाए, सिस्टम को लोगों ने अच्छी तरह यूज नहीं किया। बिकॉज मैं तो कहूंगा इट वाज वेरी गुड। वेरी गुड मींस अगर चेक्स होते सबके और जितने आपको स्टाफ चाहिए उतने स्टाफ, सिर्फ आप पेमेंट बेस पे लेके आ रहे हो, इट्स वेरी गुड फॉर एवरीवन। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अब मुश्किल है कि आपके पास 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है प्रॉपर, आप दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, ठीक है, आपका वीजा डिक्लाइन है। क्योंकि वो कह रहे हैं नो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा, बैकग्राउंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नो इनकम टैक्स रिटर्न, नो पेमेंट इन बैंक अकाउंट, नो पे स्लिप्स, ठीक है, वेबसाइट नहीं है, गूगल मैप पे वो बिजनेस हमें नहीं दिख रहा, बिकॉज स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस है। सो देयर आर सो मेनी, आई विल से, डिस्क्रिपेंसीज
जेन्युइन है, बंदा वहां पे काम कर रहा है, हाँ, कर रहा होटल में 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं, यू नो, जो है, लेकिन वो कह रहे हैं सर कैश की पे स्लिप्स, पीस ऑफ पेपर, एंड देन दे डोंट, यू नो, कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। सो दिस इज द रीजन यूनिट हैपेंड, अदरवाइज आपको पता है नो क्वालिफिकेशन, नो वर्क एक्सपीरियंस, दे अलाउड, सो दे अलाउड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, करेक्ट। और जैसे आप कह रहे कि जो एम्प्लॉयर थे या सो मेनी डूबियस एजेंट्स थे जो इमिग्रेशन का काम कर रहे थे, दे डिड नॉट डिड गुड वर्क, दे लेट नॉट लाइक इमिग्रेशन द कंट्री, द गवर्नमेंट डाउन, चाहे वो ये है, ये देखो कंट्री तो न्यूजीलैंड है, इसमें आपको पता हमेशा गवर्नमेंट चेंज होंगी, कभी नेशनल है, कभी यू नो लेबर है, तो वो नहीं है, हमें कंट्री को देखना है। अभी तो लेबर की हरमनप्यारता ऊपर आ रही है, मैंने देखा, बिल्कुल, जैसे आपने देखा, या दैट्स राइट, इफ इलेक्शन विल हैपन दिस वीक, लेबर कोलिशन विल कम इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूं आपकी टाई का कलर रेड होगा, टाई और दिल सब रेड है हमारा, बट बिकॉज वी आर इन कोर्ट, इट्स नॉट अबाउट द कलर, यू नो, नोबडी ओन्स इट, ब्लू इज सच अ नाइस एंड यू नो पॉजिटिव कलर। राज प्रदीप सिर्फ एक वकील नहीं है, राज प्रदीप एक कम्युनिटी ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰਸਰ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, थैंक यू परमिंदर जी, एंड थैंक यू रेडियो स्पाइस। हमेशा आपसे बात करके, यू नो, डिस्कस करके कम्युनिटी की चीजें, यू नो, लीगल पॉइंट्स डिफरेंट, not just precisely about the law, correct, it's about the social aspect as well. Yeah, just growing, you know, together is the main thing. Thank you very much जी, सत श्री अकाल। Thank you sir, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, stay positive। ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 31 ਈਸਟ ਮੈਕੀ ਰੋਡ, ਪਾਪਾ ਟੋਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ office@legalassociates.co.nz ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 09 ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ, 279-9439 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਕੈਂਪ ਸਿੰਘ JP ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁੱਖੀ ਕੋਈ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।